हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है प्रतिदिन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी स्टेनोग्राफी डिक्टेशन। दोस्तों, आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली सभी डिक्टेशंस का अर्थ केवल इतना ही है कि आप इनसे अभ्यास स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट के लिए अच्छा कर सकें और अपनी स्टेनोग्राफी की स्पीड अच्छी बढ़ा सकें। तो दोस्तों, इसका अर्थ आप किसी भी अन्य अर्थ में न निकाल लें और ना ही इसके महत्व को किसी अन्य अर्थ में न समझें। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। शुरू होगा 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 सेकंड बाद। भारतीय संस्कृति में सोना पावन है, पवित्र है, शुभ है, शगुन है, मंगल है। एक ऐसा सर्वोच्च विश्लेषण है जिसके बाद कोई विशेषण काम का नहीं। अगर किसी की तारीफ 5 शब्दों में करनी हो तो कह दीजिए, यह आदमी तो सोना है। बस सोना सिर्फ संपत्ति नहीं, भावना है, संतुष्टि है, संबल है। सोना देवताओं के काल से आज तक ही शुभ रहा है, आकर्षित करता रहा है, धाक और साख का द्योतक रहा है। इतना चिरस्थायी मूल्य, महत्व और चाहत इस धातु को विशिष्ट बनाती है। अब बात आती है कि सोने में निवेश कितना विशेष है। मेरी राय में सोने में निवेश आपको दौलतमंद बना सकता है, सिर्फ धनवान ही नहीं। बाकी निवेश आपको केवल कमाकर देते हैं, बल्कि सोना आपका जीवन भर का साथ देता है। बाकी निवेशों से हमारा भावनात्मक लगाव नहीं होता, क्योंकि निवेश कई बार स्वयं मुसीबत में फंस जाते हैं और साथ में हम भी। इसलिए अन्य निवेशों का भाव बढ़ते ही हम मुनाफे के लिए उन्हें बेच देते हैं। पर इसके विपरीत आज सोना 50,000 के पार है, फिर भी हम अपना सोना बेचना नहीं चाहते। हमारी यही भावना इसका बाजार मूल्य थामे हुए है। ये भावना हमारा संस्कार है। सोना मानव जाति का संबल बन मुसीबतों से निकालता आया है। भारतीयों के लिए सोने में निवेश घर में लक्ष्मी का आगमन है। इसलिए सोना खरीदते समय बाजार विश्लेषण नहीं, चौघड़िया देखा जाता है। सोना जब चाहे तब खरीद सकते हैं, जब चाहे तब बेच सकते हैं। सोना बेचने के लिए खरीदार नहीं ढूंढना होता। सोना बेचने खरीदने में मोल भाव नहीं करना होता। सोना खरीदने की जानकारी किसी को दें या न दें, यह आपकी मर्जी है, लेकिन आयकर रिटर्न में जरूर दें, क्योंकि ये जरूरी है कि सारे निवेश सिर्फ आय कमाने के लिए हो। कुछ ऐसे भी होने चाहिए जो बुरे समय में संबल देने के लिए हों। आइए आज से सोने में इतना निवेश करें कि वह कम से कम हमारे कुल निवेश का 15% हो, जिसमें से कम 40% दीर्घकालीन निवेश हो। बाकी बचा 5% हमें हमेशा वित्तीय तरलता, वित्तीय प्रतिभूति और एक बीमा निधि उपलब्ध कराएगा। यकीन मानिए, सोना हमें सदैव सुरक्षा, लाभ, तरलता और सामर्थ्य सब दे सकता है, जो किसी और निवेश में उपलब्ध नहीं। आइए सोने के नाम पर कुछ पूंजी बना लें। देश में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई है। इससे पहले सन 1986 में इसे लाया गया था। हालांकि कुछ संशोधनों के साथ 1992 में सुधार किए गए। खैर, नई शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है, ताकि
ऐसे नागरिकों का निर्माण हो सके जो कल्याणकारी समाज की कल्पना साकार करें। देश में पहली बार शिक्षा नीति 1968 में लाई गई थी। नई शिक्षा नीति पर बात करने के साथ इस वक्त जरूरी है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम पर बात कर लें। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा की गई। पैरा, न्यायालय ने समय समय पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के विषय पर अपनी व्याख्या की है, परंतु राज्य सरकारों द्वारा इसका क्रियान्वयन अभी भी बेहतर तरीके से किया जाना बाकी है। नई शिक्षा नीति भी प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जाने वाली मनमानी फीस पर नियंत्रण के मामले में मौन है, जिससे बच्चों को अनुच्छेद 21A के तहत मिलने वाला लाभ प्रभावित होता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट 21 जुलाई 2017 को जारी की, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकारें काफी फंड रिटेन करके रखी हुई थी, जो कि एक कमजोर वित्तीय नियंत्रण को ही दर्शाता है। यहाँ पाया गया कि 35 राज्य और शासित प्रदेश 6 साल में 12,259 करोड़ रुपए में से 17,289 लाख रुपए खर्च ही नहीं कर पाए। इसके अतिरिक्त शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का पालन ही नहीं किया जा रहा। जैसे प्राथमिक शिक्षा के लिए योग्य बच्चों की संख्या का रिकॉर्ड 14 साल से ऊपर के बच्चों को भी प्रावधानों के विरुद्ध प्राथमिक कक्षाओं में रखना, बिना मान्यताओं के विद्यालय चलाना, शिक्षकों और छात्रों का अनुपात बराबर न होना और शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए लगाना, यह वे बिंदु हैं जिन पर विचार करने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति में कुछ कमियां भी है, जैसे कि ज्ञान और योग्यता में अंतर और रोजगार तथा नौकरियों का उपलब्ध होना। पैरा, तकनीकी शिक्षा में, विज्ञान में और इंटरनेट संबंधी विषयों में तो अंग्रेजी का बोलबाला है। ऐसी दशा में यदि हमारा फोकस हिंदी मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में रहेगा तो रोजगार की कमी आएगी और हम काफी पिछड़ जाएंगे। इसके अलावा आपने जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च करना तय किया है, जो कि एक कोरी कल्पना प्रतीत होती है, क्योंकि इसके पहले भी सरकारें जीडीपी का मात्र 3.5 से 4% तक ही खर्च कर पाई है। नई शिक्षा नीति पर राज्य सरकारों को भी योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। मुझे उम्मीद है कि एक कल्याणकारी देश की उन्नति व देश के भविष्य हमारे विद्यार्थियों की भलाई के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर केंद्र व राज्य की सरकारें एकजुटता दिखाएंगी। नंद बाबा चुपचाप रथ पर कान्हा के वस्त्राभूषणों की गठरी रख रहे थे। दूर ओसारे में मूर्ति की तरह शीश झुकाकर खड़ी यशोदा को देखकर कहा, दुखी क्यों हो यशोदा? दूसरे ही वस्तु पर अपना क्या अधिकार? यशोदा ने शीश उठाकर देखा नंद बाबा की ओर। उनकी आंखों में जल भर आया था। नंद निकट चले आए। यशोदा ने भारी स्वर से कहा, तो क्या कान्हा पर हमारा कोई अधिकार नहीं? 11 वर्ष तक
हम असत्य से ही लिपट कर जीते रहे। नंद ने कहा, अधिकार क्यों नहीं, कन्हैया कहीं भी रहे, पर रहेगा तो हमारा ही लल्ला। पर उस पर हमसे ज्यादा देवकी वसुदेव का अधिकार है और उन्हें अभी कन्हैया की आवश्यकता भी है। यशोदा ने आंचल को मुँह तेजी से दबा लिया और अस्पष्ट स्वर में कहा, पाई स्टॉप।